नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। ये स्टोरी लगभग 5 दिनों के बाद आ रही है। कई सारे कारण हो जाते, कई बार टाइम नहीं मिलता, कई बार स्क्रिप्ट नहीं लिख पाते, कई बार ये भी हो जाता है आलस भी आ जाता है। तो कोशिश करते हैं, जबकि लगभग स्क्रिप्ट लिखी रखी थी 4 से 5, लेकिन शाम हो जाती है। फिर कभी कभी ये हो जाता है कि चलो थोड़ा सा सो लें, रात में जग के रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन फिर सोने के बाद जो है पता चलता है सुबह 5 बज जाते हैं। तो ऐसा कई बार हो जाता है कि रात में 2 बजे उठो, फिर मन करता है नहीं, सो लो थोड़ा सा, सुबह रिकॉर्ड कर लेंगे जल्दी से उठ के। लेकिन अब मुझे लगने लगा कि पहले काम खत्म करना है, उसके बाद सोना है। हो सकता है सुबह उठो ना उठो, पता नहीं क्या। तो जो भी है वो फिनिश करके उसके बाद सो। सुबह उठे तो ठीक, ना उठे तो और ठीक। आज की कहानी जो है वो, उस पर मूवी भी बनी, अभी आगे आपको बताएंगे कौन सी मूवी। लेकिन ये वो कहानी थी जिसमें जो है देश के प्रधानमंत्री भी दिलचस्पी ले रहे थे। देश के जो सुरक्षा व्यवस्था के लोग थे वो भी कहीं ना कहीं काफी दिलचस्पी ले रहे थे। इवन उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन जो थी विजया लक्ष्मी पंडित, जो उस वक्त महाराष्ट्र की गवर्नर थी, वो भी चाहती थी कि उस व्यक्ति को जो है सजा ना हो। तो इतना हम कह सकते हैं कि अ, बहुत ही उस वक्त का हाईलाइट केस। और यहां तक कि कहते हैं कि जब वो व्यक्ति कोर्ट की हियरिंग के लिए जाता था तो जो लड़कियां होती थी वो सज धज कर उसको देखने के लिए आती थी कि एक झलक उसकी मिल जाए। तो उस वक्त में हम कह सकते हैं कि वो एक हीरो बन चुके थे। आज की जो कहानी है वो अ, कवश नानक शाह नानावटी। अ, जब आप आगे देखेंगे तो नानावटी के केस के नाम से ये काफी मशहूर हुए। और मानिक शाह, इनको पूरा नाम था नानावटी मानिक शाह करके समथिंग नाम उनका था। ये एक आम मर्डर केस था, लेकिन आम से ये खास बन गया। और इतना खास बना कि एक हम कह सकते हैं कि गलती से उनके हाथों से वो हुआ, या जो भी हुआ, उसके बाद वो जो है एक सुपरस्टार से भी ज्यादा उनकी फॉलोइंग हो गई। मुझे लग रहा है कि अगर सोशल मीडिया का वक्त होता वो, तो आज की डेट में जो है हिंदुस्तान में उनसे बड़ा कोई हीरो नहीं होता। उस वक्त के प्रधानमंत्री, जैसा कि हमने बताया कि जवाहरलाल नेहरू को जो है मीडिया के सामने आकर बयान जारी करना पड़ा। रक्षा मंत्री उस वक्त थे वी कृष्ण मेनन। उन्होंने भी कई सारे बयान दिए। इवन बाद में ये भी कहा जाने लगा कि ऐसे मामलों में जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें जो बहुत ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनको दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन उसके पीछे कई सारे कारण थे जो कि आपको आगे पता चलेंगे। सो कहते हैं कि नानावटी जो थे वो एक नेवी ऑफिसर थे। और पहली बार और आखिरी बार था जब 9 जूरी मेंबर बैठे थे किसी क्रिमिनल केस में। खास तौर पे ये देखा गया कि हिंदुस्तान के इतिहास पे तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि जूरी मेंबर बैठे, वो भी किसी क्रिमिनल केस में। अभी राम मंदिर का जब मुद्दा आया था तो उसमें जूरी मेंबर्स बैठे थे। जूरी मेंबर्स का मतलब हो गया कि वो जज नहीं होते हैं, वो उस शहर के, या हम कह सकते देश के ऐसे लोग जो हम अपनी अच्छे ओहदे पर थे, रिटायर हो गए, या ऐसे लोग जो है अच्छे बिजनेसमैन थे जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जिनकी समाज में बहुत अलग सम्मान है, या हम कह सकते हैं जो जिनके ऊपर कोई कलंक नहीं है। ऐसे लोगों को एज ए जूरी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऐसे 9 लोग थे जो कि नानावटी की का जो केस था उसकी हियरिंग कर रहे थे। बाद में हियरिंग करने के बाद वो मामला जज के पास ही जाता है।
लेकिन उसी के अकॉर्डिंग फैसला आता है जो जूरी मेंबर डिसाइड करते हैं। इसके बाद जो है कहते हैं कि इस केस में जो संविधान पीठ थी, सुप्रीम कोर्ट की संविधान जो पीठ थी, उसको बैठना पड़ा। और फिर मैं बता रहा हूं कि मर्डर केस में या किसी भी क्रिमिनल केस में जो है संविधान पीठ बैठे तो ये एक केस जो था वो मिसाल बन चुका था। बाकी चीजें मैंने बताई कि मुलजिम की एक झलक देखने के लिए नानावटी की एक झलक, नानावटी मानेकशॉ नाम उनका था, तो नानावटी की एक झलक देखने के लिए जो है लड़कियां सज धज कर आती थी, 6 फुट हाइट और पूरी ड्रेस में आते थे, वही नेवी की उनकी ड्रेस, सफेद ड्रेस, टोपी और जो भी सारी चीजें होती थी, तो बिल्कुल ड्रेस में आते थे, 6 फुट हाइट और स्मार्ट सा लड़का। कहते हैं कि उस वक्त एक अखबार था, बिट्स अखबार, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं था और बहुत ज्यादा उसकी कॉपियां भी नहीं बिकती थी। लेकिन जब इस अखबार ने जो है नानावटी के मुद्दे को उठाया और ये कहा कि नानावटी को सजा नहीं होनी चाहिए, एक तरीके से एक मुहिम चलाई, उसके बाद जो है कहते हैं कि उसी समय से जब तक ये केस चला, लगभग 6 साल तक, 3 साल तो नानावटी को एक गेस्ट हाउस में रखा गया जब तक हियरिंग चली और 3 साल उन्हें जेल में रहना पड़ा। तो 6 साल में अखबार ने जो है अपनी एक अलग पहचान बना ली थी और मुहिम ये चलाई गई कि नानावटी को माफ करो और रिहा करो। सो अब हम कहानी पर आते हैं कि नानावटी जो है वो नेवी ऑफिसर थे और ये कहानी की शुरुआत होती है 1949 में पहली बार वो इंग्लैंड गए पढ़ाई लिखाई के लिए। और हमारे यहाँ पे जो है हमें पता ही है कि हिंदुस्तान जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन, कास्ट और बाकी लोग एक साथ रहते हैं। सो पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। 1949 में जब वो इंग्लैंड गए पढ़ाई के लिए, रतन टाटा भी पारसी थे, तो जब ये 1949 में इंग्लैंड जाते हैं तो वहां इनकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम होता है सिल्विया। सिल्विया से जब वहां मुलाकात होती है, धीरे धीरे इनका जो है दोस्ती हो जाती है और दोस्ती फिर प्यार में बदल जाती है और उसके बाद जो है एक लंबा वक्त बिताने के बाद ये लोग जो है शादी कर लेते हैं। जब सिल्विया से शादी हो जाती है उसके बाद कुछ समय बाद जो है नानावटी हिंदुस्तान वापस आते हैं और हिंदुस्तान वापस आने के बाद जो है ये नेवी ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छी खासी हाइट थी और इनको जो है लेफ्टिनेंट कमांडर का पद दिया जाता है। कहते हैं कि नानावटी की वाइफ और नानावटी का जो घर उस वक्त था वो मुंबई में ही था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और वाइफ, 3 बच्चे थे, सब मुंबई में रहते थे और नानावटी अक्सर जो है वो समुद्र के बीच में ही रहते थे देश की सुरक्षा के लिए। नानावटी नेवी में जब थे तो मैक्सिमम जैसा जानते हो आर्मी में जो भी होता है या नेवी ले ले या एयरफोर्स ले ले, जो भी इसमें लोग होते हैं उनका अधिकतर वक्त जो है वो कहीं ना कहीं ड्यूटी पर ही बीतता है। तो इनका भी वक्त जो है ज्यादातर ड्यूटी पर ही बीतता था। 10 साल बीत चुके थे शादी को और 3 बच्चे थे इनके। सिल्विया लंदन से थी तो खुशमिजाज भी थी और खुले ख्यालों की भी थी। अब जैसा कि पता ही है यूरोप के लोग थे। नानावटी घर पर भी नहीं रहते थे और सिल्विया जो था, सिल्विया का एक अच्छे सर्कल में उठना बैठना था क्योंकि नानावटी भी कोई आम इंसान नहीं थे, अच्छी पोस्ट पे थे, अच्छी जगह घर था, अच्छे लोगों से उनकी दोस्ती थी, बड़े बड़े बिजनेसमैन से दोस्ती थी। इसी दौरान जो है
सिल्विया की मुलाकात जो है मुंबई के एक रईस बिजनेसमैन से होती है जिसका नाम था प्रेम आहूजा। इवन कहते हैं कि सिल्विया की मुलाकात नहीं होती है, ये मुलाकात मानिकसॉ नानावटी की मुलाकात होती है प्रेम आहूजा से एक पार्टी के दौरान। और उसी पार्टी के दौरान जब इन प्रेम आहूजा से मुलाकात होती है तो धीरे धीरे जो है एक प्रेम आहूजा की बहन होती है और नानावटी उनकी वाइफ सिल्विया, और ये चारों लोग कई बार फिर जब भी पार्टी वार्टीज होती थी तो मिलने लगते हैं। अब प्रेम आहूजा जो था वो नानावटी का भी अच्छा दोस्त था और सिल्विया का भी अच्छा दोस्त था। अब होता यह है कि नानावटी घर पर नहीं रहते थे, सिल्विया को अक्सर जो भी काम धंधे होते थे तो वो प्रेम आहूजा से कहीं ना कहीं अटैचमेंट धीरे धीरे बढ़ने लगा था। और जब अटैचमेंट बढ़ा तो कई बार नानावटी नहीं भी होते थे, तो कोई सोशल गैदरिंग होती थी तो सिल्विया जाया करती थी। धीरे धीरे प्रेम आहूजा और सिल्विया जो हैं दोनों दोस्ती से आगे बढ़ जाते हैं और प्रेम आहूजा कहीं ना कहीं सिल्विया से प्यार करने लगता है। एक वक्त कहते हैं ऐसा भी आता है कि जब बहुत लंबा वक्त बीत जाता है, 10 साल हम कह सकते हैं कि मानिकसॉ नानावटी से भी सिल्विया को शादी को हो गए थे, 3 बच्चे भी थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो अधिक वक्त होता था वो प्रेम आहूजा के साथ ही बीतता था। तो धीरे धीरे जो है सिल्विया को भी प्रेम आहूजा से प्यार होने लगा था। इसके अलावा एक ये भी कहा कि सिल्विया ने जो है ये बात नानावटी को भी बताई। कहते हैं कि धीरे धीरे जो है दोनों के बीच रिश्ते नजदीक हो गए और भी सारी चीजें दोनों के बीच बढ़ने लगी। ये सारी चीजें जब हो रही थी तो धीरे धीरे जो है सिल्विया की जिंदगी से नानावटी का प्यार जो है थोड़ा कम हो जाता है और डिस्टेंस आनी शुरू हो जाती है कि नानावटी कहीं 10-10 महीने बाद 9-9 महीने बाद आ रहे हैं। ये सारी चीजें तो थी, लेकिन प्रेम आहूजा जो कि सिल्विया को लगता था कि वो अच्छा दोस्त है, प्रेमी है अच्छा। प्रेम आहूजा की दूसरी पहचान थी कि उसका लड़कियों से दोस्ती करना, उनका यूज करना, प्रेम के जाल में फंसाना, ये प्रेम आहूजा का जो है एक शौक भी था। मीन्स अय्याज किस्म का एक बिजनेसमैन था वो। पैसे, दौलत, शोहरत, तो ये सारी चीजें उसके पास थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। उस वक्त का कहते हैं कि बहुत ही रईस इंसान था। अब ये सारी चीजें हो रही थी, कहीं ना कहीं मानिकसॉ नानावटी को कुछ भनक भी लग रही थी। बीच बीच में जब मानिकसॉ नानावटी लौटे तो उन्हें जो है सिल्विया के व्यवहार को लेकर थोड़ा थोड़ा डाउट हुआ कि वो जो है अब वो बात नहीं है कि पहले जब आते थे तो वक्त बिताते थे, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ कटाव महसूस हो रहा है। नानावटी को अब लगने लगा था कि सिल्विया जो है वो बदली सी रहने लगी है। दूसरी तरफ प्रेम आहूजा जो था वो मानिकसॉ नानावटी का भी दोस्त था, और भी लोग थे जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो मानिकसॉ नानावटी और प्रेम आहूजा दोनों के दोस्त थे। तो ऐसी बातें छिपती नहीं है, धीरे धीरे जो है ये सारी बातें जो है नानावटी को पता लग रही थी। धीरे धीरे होता क्या है कि जो अभी तक प्रेम या वॉटेवर चीजें चल रही थी अब उनकी सीमा लांघ चुके थे प्रेम आहूजा और सिल्विया। अब मानिकसॉ को जब ये सारी बातें पता चल रही थी तो उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि मानिकसॉ जो थे इंग्लैंड पढ़ने गए थे, उसी दौरान उन्हें प्रेम हो गया, उसके बाद शादी कर ली, तो बेइंतहा प्रेम करते थे हम कह सकते हैं।
और दूसरी तरफ सिल्विया 3 बच्चों की माँ थी। मानिकसा नानावटी को ऐसा लग भी नहीं रहा था कि कहीं ऐसा हो जाएगा, लेकिन फिर उन्हें लगता था कि वक्त और हालात के साथ जो है सिल्विया बदल जाएगी और वो वापस लौट आएगी। जो वो सोच रहे थे कि सिल्विया धीरे धीरे बदल जाएगी और वापस लौट आएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मानिक शाह जो थे वो जब ड्यूटी पर भी होते हैं तो कहीं ना कहीं उनका मन जो है वो ड्यूटी पर नहीं लगता है। सिल्विया को लेकर वो परेशान रहते हैं, प्रेम आहूजा को लेकर परेशान रहते हैं, और ऐसी जिंदगी कटती रहती है। कई बार तो छुट्टी के लिए हम कह सकते हैं, कहा जाता है कि वो अप्लाई करते हैं, नहीं मिल पाती किसी वजह से, क्योंकि एक तो कमांडर थे, कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं थी, तो देश की सिक्योरिटी का भी सवाल रहता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं उन्हें जो है मेंटल तौर पे ये सारी चीजें परेशान करने लगती हैं। अब तारीख आती है 27 अप्रैल 1959। 27 अप्रैल 1959, यहीं से जो है एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। लंबी ड्यूटी के बाद जो है मानिक शाह अपने घर लौटे थे। जब वो अपनी ड्यूटी पर थे तभी उनकी सिल्विया और बच्चों से बात हुई थी कि जब अब की बार घर वापस आएंगे तो मूवी देखने चलेंगे, और बच्चों ने भी जिद की थी कि इस बार जो है काफी समय बाद आप आ रहे हैं तो हमें जो है एक मूवी देखनी है। उस वक्त कहते हैं एक फिल्म रिलीज हुई थी जो कि इंग्लिश फिल्म थी और जिसका नाम था टॉम थंब। और उस वक्त जो है मुंबई के मेट्रो सिनेमा जो था वो फेमस सिनेमा हॉल था, और ये जो मूवी थी टॉम थंब ये मेट्रो सिनेमा में ही लगी हुई थी। मानिक शाह लौटते हैं और जब घर आते हैं उसके बाद जो है वो शो की 4 टिकटें बुक करते हैं, 3 बच्चों के लिए और एक सिल्विया के लिए। अपने लिए नहीं बुक करते हैं, वो ये कह देते हैं कि उन्हें जो है वहीं पर एक मुंबई में जो है नेवल बेस था, वो कहते हैं कि मुझे कुछ काम है और मुझे कुछ काम से जाना है, तो मैं जो है मूवी देखने नहीं जा सकता, तुम लोग आराम से देख लो, मैं वापस आके तुमको ले लूंगा। कहते हैं कि जब वो पिक्चर देखने जा रहे थे तो वो आखिरी बार जो है सिल्विया से बात करते हैं, और मानिक शाह जो है सिल्विया से पूछते हैं कि क्या तुम प्रेम आहूजा से प्रेम करती हो। सिल्विया का कोई जवाब नहीं आता है, और जवाब ना आने का मतलब था हाँ, क्योंकि खामोशी का मतलब ही था हाँ। उसके बाद वो पूछते हैं कि प्रेम आहूजा जो है वो क्या तुमसे शादी करेगा। इस पर सिल्विया जवाब देती है कि ये मैं कैसे बता सकती हूं। जब सिल्विया का जवाब ये आता है, इसके बाद जो है नानावटी जो है प्रेम आहूजा को लेकर कोई भी सवाल जो है सिल्विया से नहीं करते हैं। वक्त होता है, सिल्विया और बच्चों को लेकर जो है वो मेट्रो सिनेमा हॉल पहुंचते हैं। टिकटें पहले से बुक थी। ये जो शो था ये 3 से 6 का था। नानावटी जब वो घर से सिनेमा हॉल की तरफ जा रहे थे तो उनके दिमाग में कहते हैं कि कई सारे सवाल आ रहे थे, और ये बात जो है कहीं लिखी तो नहीं उन्होंने, लेकिन अदालत में या जब भी उनकी हियरिंग हो रही थी तो कई सारे खुलासे उन्होंने किए। कई सारे सवाल उनके दिमाग में आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सिल्विया से प्रेम आहूजा को लेकर कोई भी सवाल नहीं किया। वो सिनेमा हॉल में उसको ड्रॉप करते हैं, और ड्रॉप करने के बाद जो है वो सिनेमा हॉल से जो है वापस निकलते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं, और मुंबई में जो नेवल बेस है उसका हेडक्वार्टर है, वो अपने उस हेडक्वार्टर में पहुंचते हैं। और एक तो वो छुट्टी पर आए थे तो उन्होंने अपना सर्विस रिवॉल्वर जो है वो जमा कर दिया था। उसके बाद जो है वो वहां पहुंचते हैं 27 को हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। वहां जो क्लर्क बैठा था उससे कहते हैं कि उन्हें जो है सर्विस रिवॉल्वर की जो है जरूरत है,
किसी मिशन पर जाना है या आमतौर पर कोई काम है। कहते हैं कि ऑफिसर्स जो होते हैं उनके कुछ नियम कानून होते हैं, तो उनको जो है वेपन्स आप एंट्री कर लीजिए, उसके बाद जो है देने से आप मना नहीं कर सकते हैं, जो भी उनकी सुरक्षा को लेकर चीजें होती है, बाकी चीजें। उसके बाद जो है उनको सर्विस रिवॉल्वर 6 गोलियां एक लिफाफे में रखकर जो है दे दी जाती हैं। वो रिवॉल्वर और 6 गोलियां रखकर जो है मानिक साहब गाड़ी में बैठते हैं। अब उनकी गाड़ी का रुख जो था वो सीधा मालाबार हिल्स की तरफ था। मालाबार हिल्स जो है वो मुंबई की बहुत ही फेमस जगह है, और मालाबार हिल्स के पास जो है एक बिल्डिंग है जिसका नाम है जीवन ज्योति। उसी जीवन ज्योति बिल्डिंग के अपार्टमेंट में जो है प्रेम आहूजा रहता था। नानावटी जो है सीधा प्रेम आहूजा के घर पहुंचते हैं। दोपहर का वक्त था। प्रेम आहूजा से जो है नानावटी की पुरानी दोस्ती थी, जैसा कि हमने बताया लगभग काफी समय हो चुका था। सो प्रेम आहूजा जो है नानावटी का भी दोस्त था और सिल्विया का भी दोस्त था। जब ये पहुंचते हैं तो नौकर इन्हें देखता है, वहां नौकर, और वहां एक मेड होती है शायद, या उसकी सिस्टर होती है। एक नौकर होता है, उसकी सिस्टर होती है। तो प्रेम आहूजा के एक मित्र भी थे, तो इन्हें कोई रोकता नहीं है, ये सीधा अंदर चले जाते हैं। जो नौकर होता है वो कहता है साहब तो अंदर हैं, तो ये अंदर चले जाते हैं। जब मानिक शाह नानावटी अंदर पहुंचते हैं तो जो प्रेम आहूजा था वो बाथरूम से नहा कर निकला था, टॉवेल में था, शीशे के सामने जो है खड़ा था। उस वक्त कहते हैं कि घर में कोई नहीं था, केवल एक नौकर या नौकरानी थी। प्रेम आहूजा की बहन थी जिसका नाम मैमी या नैमी समथिंग था, नैमी था शायद, वो भी मौजूद थी। लेकिन उस कमरे में कोई नहीं था, सारे के सारे लोग बाहर थे। जिस कमरे में प्रेम आहूजा और बाद में नानावटी पहुंचे, उस कमरे में कोई नहीं था। और उनके कमरे तक जाने के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, इस नानावटी को कोई रोकता भी नहीं। एक कारण आपको पता है, क्योंकि अच्छे दोस्त थे और नानावटी भी एक अच्छी पोस्ट पे थे। उनका कहते हैं कि हेडक्वार्टर में भी काफी नाम था और बाकी जगहों पे जो है उनकी बहादुरी के किस्से मशहूर थे। उसके बाद जो है नानावटी उस कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनके हाथ में वही लिफाफा था, बाकी चीजें थी। कुछ देर बाद जो है मैनी और उस नौकर को अंदर से 3 गोलियां चलने की आवाज आती है। अब मैनी और नौकर कमरे की तरफ जो है बदहवास होकर भागते हैं। जब वो कमरे की तरफ भागते हैं और कमरे में पहुंचते हैं, तब देखते हैं कि प्रेम आहूजा जो है वो खून से लथपथ पड़ा है और नानावटी जो है वो बाहर निकल रहे थे। दोनों प्रेम नानावटी को देखते तो हैं, लेकिन गोली चलाते किसी ने नानावटी को नहीं देखा। बल्कि जब नानावटी बाहर निकल रहे थे तो वो एक बार मुड़ते हैं और नौकर से कहते हैं कि मैं पुलिस के पास जा रहा हूं सरेंडर करने के लिए। उसके बाद वो घर से निकल जाते हैं और घर से निकलने के बाद जो है सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। उस वक्त वहां पर एक इंस्पेक्टर हुआ करते थे जिनका नाम था लोबो। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद जो है नानावटी वहां पहुंचते हैं, अपनी रिवॉल्वर सबमिट करते हैं। बाकी जो कहते हैं कि मैं सरेंडर करने आया हूं, मैं अभी जो है एक व्यक्ति को 3 गोली मारकर आ रहा हूं। तो जो लोगों थे उन तक सूचना पहले ही पहुंच गई थी, क्योंकि पास का एक रेलवे स्टेशन पुलिस स्टेशन था। तो लोगों कहते हैं कि जिस इंसान को आप गोली मारकर आए वो मर गया है। नानावटी थोड़ा सा घबरा जाते हैं।
इसके बाद जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं सरेंडर करने के लिए, उससे जब नानावटी के घर, सॉरी, प्रेम आहूजा के घर से निकलते हैं, तो सबसे पहले कहा जाता है कि उन्होंने अपने अधिकारी को फोन किया, जो उनके बॉस थे उनको फोन किया था, और उन्हें ये सारी चीजें बताई थी कि मैंने प्रेम आहूजा को गोली मार दी है। तो अधिकारी ने ही कहा था कि तुम जाकर अब सरेंडर कर दो, वहां किसी नजदीकी पुलिस थाने में सरेंडर कर दो। फिर इंस्पेक्टर जो है जब वहां पे पहुंचते हैं तो इंस्पेक्टर पूछता है कि चाय लेंगे? नानावटी कहते हैं नहीं, एक गिलास पानी अगर मिल जाए तो ठीक रहेगा। इंस्पेक्टर उन्हें एक गिलास पानी पिलवाता है। उसके बाद जो है वो पानी पीते हैं। उसके बाद उन्हें जो है अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट क्या करना, सरेंडर उन्होंने खुद ही कर दिया था। कहते हैं कि उनकी बहादुरी को लेकर जो है नानावटी को की जो है बहुत रेस्पेक्ट थी। अब नानावटी जो थे वो पुलिस कस्टडी में थे, प्रेम आहूजा की डेथ हो चुकी थी, सारी चीजें चल रही थी। अब ये मामला सीधा सीधा देखा जाए तो 302 का था। प्रेम आहूजा की मौत हो चुकी थी। ये यहां अलग बात है कि गोली चलाते किसी ने नहीं देखा था, लेकिन कहीं ना कहीं नानावटी ने कबूल कर लिया था थाने में कि मैं 3 गोलियां मारकर आ रहा हूं। लेकिन कहते हैं कि अदालत जो है, जब तक मजिस्ट्रेट के सामने बयान ना हो, अदालत कुछ भी नहीं मानती है। अब बात यह थी कि एक बड़े बिजनेसमैन का कत्ल था, वो भी एक लेफ्टिनेंट कमांडर के हाथों। जब अगले दिन तस्वीरें अखबार में छपती हैं तो लोग देखते हैं और भौचक्के रह जाते हैं। एक बहुत ही हैंडसम, स्मार्ट, 6 फुट हाइट नेवी का कमांडो, नेवी का लेफ्टिनेंट कमांडर, और उसने जो है एक बिजनेसमैन की हत्या कर दी। अब यहीं से जो है ट्रायल की शुरुआत होती है। समस्या यहां पे ये थी कि नानावटी जो थे वो पारसी समुदाय से थे, और जो प्रेम आहूजा जिसकी मौत हो गई थी वो सिंधी समुदाय से था। अब सरकार के सामने ये समस्या आ रही थी कि अगर नानावटी को माफ किया जाता है किसी कारणवश, तो सिंधी समुदाय जो था वो नाराज हो जाता, और बाकी तो दोषी थे ही, लेकिन कहीं ना कहीं उनको दोषी माना नहीं जा रहा था जनता के द्वारा। इवन कई, हमने शुरू में ही बताया, बड़े बड़े लोग जो थे वो कह रहे थे कि नानावटी ने गलत नहीं किया, प्रेम आहूजा को गोली मारकर ठीक किया है, लेकिन कानून की नजरों में ही क्राइम था। उसके बाद निचली अदालत में जो है एक जूरी बनाई जाती है, जिसमें 9 मेंबर थे। 2 पारसी थे, एक एंग्लो इंडियन था, एक क्रिश्चियन था, और 5 हिंदू थे। अब जब ट्रायल चलता है तो इनके ऊपर जो केस लगाया दूसरे पक्ष ने, मतलब सरकारी पक्ष ने जो केस लगाया वो ये था कि ये मर्डर है। वहीं नानावटी की तरफ से जो वकील पेश हुए, उन्होंने इसे जो है गैर इरादतन हत्या बताया। उन्होंने दलील दी कि मेरा मुवक्किल जो प्रेम आहूजा है, सॉरी, उन्होंने दलील ये दी कि मेरा मुवक्किल जो कि मानिक नानावटी हैं, वो प्रेम आहूजा से बात करने के लिए गए थे कि क्या तुम मेरी पत्नी से शादी करोगे। प्रेम आहूजा का जो जवाब था कि क्या मैं जिन भी महिलाओं के साथ सोता हूं उनसे मैं शादी कर लूं। जब ये बात मानिक नानावटी सुनते हैं तो इसके बाद जो है इन दोनों के बीच में विवाद हुआ। विवाद के दौरान हाथापाई हुई, और हाथापाई करते हुए जो है लिफाफा इनके हाथों से नीचे गिर गया। लिफाफे में पिस्टल थी, पिस्टल लोड थी। प्रेम आहूजा जो था उसने पिस्टल छीनने की कोशिश की, और उसी छीना झपटी में जो है गोली चल गई, और गोलियां जब चली तो 3 गोलियां जो है प्रेम आहूजा को लग गई, और उसके बाद जो है प्रेम आहूजा की मौत हो जाती है। एक तो ये दलील थी जो कि मानिकता नानावटी के वकील ने दी। सरकारी वकील ने सवाल किया कि अगर प्रेम आहूजा से बात करने गए थे तो नेवल हेडक्वार्टर से पिस्टल क्यों इश्यू करवाई।
इस पर नानावटी का जवाब था कि वो खुद की जान लेना चाहते थे। अब खुद की जान लेना क्यों चाहते थे? नानावटी ने जवाब दिया कि क्योंकि वे सिल्विया के बिना नहीं रह सकते थे। अगर प्रेम आहूजा हाँ कर देता कि वो सिल्विया और उनके बच्चों का ख्याल रखेगा तो वो खुद को गोली मार लेते, लेकिन इन चीजों की नौबत ही नहीं आई और जिसकी वजह से दोनों के बीच में झड़प हुई। उसके झड़प के बाद जो है गोली चली और गोली चलने के दौरान जो है मानेकशॉ नानावटी की मौत हो गई। यहां तक दलील ये भी दी गई कि अगर वो चाहते तो ये पिस्टल जो है वो बिना साइन किए हुए ला सकते थे। उनकी जो लाइसेंसी रिवॉल्वर थी वो बिना साइन किए हुए ला सकते थे, लेकिन उन्होंने क्लर्क को बुलाकर रजिस्टर मंगाया, रजिस्टर पर साइन किया, उसके बाद ही वो रिवॉल्वर लेकर आए। अदालत में मुकदमा चलता रहा। कत्ल हुआ था 27 अप्रैल 1959 को और ट्रायल 5 महीने बाद शुरू हुआ 23 सितंबर 1959 को। इस दौरान जो है कहते हैं कि नानावटी जो थे वो अपनी सफेद यूनिफॉर्म में ही अदालत पहुंचते थे। जब अखबारों में खबर छपी और लोगों ने देखा तो धीरे धीरे जो है लोगों का जमावड़ा जो है वो अदालत की तरफ बढ़ने लगा। लोग जो है नानावटी की एक झलक पाने के लिए बेताब रहने लगे, खासकर लड़कियां। और लड़कियां कहते हैं कि आम बनकर नहीं, बहुत ही सज धज कर आती थी, जैसे कोई सेलिब्रिटी हो, सुपरस्टार हो। अब यहाँ पे कई सारे सवाल खड़े किए गए। पहली चीज कि अगर झड़प हुई थी तो जो टॉवेल प्रेम आहूजा ने पहन रखा था वो जैसा था वैसा ही था, वो कहीं से भी खुला नहीं था, कोई उसमें वो नहीं था। दूसरी चीज ये कहा गया कि मानेकशॉ अगर नानावटी ने अगर गोली चलाई तो खून के छींटे जो थे उनकी ड्रेस पर नहीं थे, तो इसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने गोली चलाई ही नहीं। और ये भी कहा गया कि बाद में ये कहा गया कि गोली उन्होंने दूर से चलाई। यहां तक आलम ये हो गया था कि जो कहते हैं मुंबई में जो फुटपाथ पर जो टॉवेल बेचते थे लोग, वो अब प्रेम आहूजा के नाम से जो है टॉवेल का प्रचार करने लगे थे कि जान चली जाए टॉवेल नहीं खुलेगा। ऐसा बोल बोल के ये कुछ स्लोगन चले थे जिससे जो है खूब टॉवेल बेचे जाते थे कि जान चली जाए टॉवेल नहीं खुलेगा। ये सारी चीजें होती रही, वक्त बीतता रहा और फैसले का दिन आया। फैसले का जब दिन आया तो उसके बाद जो है नानावटी और सिल्विया का भी बयान होना था। जब नानावटी का बयान हुआ तो नानावटी का बयान यही था कि हाँ, मैं 27 अप्रैल को प्रेम आहूजा के घर गया था। मैं प्रेम आहूजा के घर इसलिए गया था क्योंकि मैं उससे ये बात करने गया था कि अगर वो सिल्विया और मेरे बच्चों का ख्याल रखेगा तो वो उससे शादी कर ले, और अगर वो हाँ कर देता तो मैं वापस आता और मैं खुद को गोली मार लेता। ये नानावटी का बयान था। और उसके बाद जो है जब मैं वहां गया उसके बाद उसने जो है हमसे कहा गेट आउट फ्रॉम हेयर। सिल्विया का बयान ये था कि मैंने नानावटी से कहा था कि मैं प्रेम आहूजा से प्रेम करती हूँ। नानावटी ने भी यही उसके बाद ये कहा था कि अगर प्रेम आहूजा तुमसे शादी कर लेता है तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। इसके बाद जो है सिल्विया यही कहती है कि गलती मुझसे हुई है तो मुझे मर जाना चाहिए, आप ऐसा क्यों करेंगे। ये दो बयान जब हो जाते हैं सिल्विया और नानावटी का, इसके बाद जूरी फैसला सुनाती है और 8-1 से फैसला सुनाया जाता। मतलब 8 लोग जो थे, जो 9 जूरी मेंबर थे, उनमें से 8 जूरी मेंबर जो थे वो नानावटी के फेवर में थे और उनका कहना यही था कि नानावटी को बरी किया जाए। ये कत्ल जो हुआ ये हालात की वजह से हुआ, ये गैर इरादतन हत्या थी। कहते हैं कि फैसले के बाद जश्न का माहौल था पूरे देश में, इवन खासकर उन लोगों के लिए जो लोग नानावटी को देखने के लिए जाते थे। लेकिन ये जश्न जो है बहुत ज्यादा लंबा नहीं चला। जो लोअर कोर्ट था उसने ये फाइल जो है हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दी और हाई कोर्ट ने जो है जूरी की सारी बातें मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने ये माना कि जो हत्या की गई
प्रेम आहूजा की, वो नानावटी ने पूरे होशो हवास में की। इसके बाद हाई कोर्ट ने दोषी मानते हुए उनको उम्र कैद की सजा सुनाई। जब वो नानावटी को उम्र कैद की सजा हुई, इसके बाद उस वक्त की जो गवर्नर थी महाराष्ट्र की, विजया लक्ष्मी पंडित, उन्होंने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता, हाई कोर्ट का फैसला लागू नहीं होगा। अब राज्य के पास ये ताकत होती कि अगर गवर्नर माफ कर देता है तो माफी मिल सकती है। सो इसके बाद ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी। फिर ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो है उम्र कैद की सजा बरकरार रखता है, मतलब जो हाई कोर्ट का फैसला होता है वो बरकरार रखा जाता है। धीरे धीरे जो है लोग सड़कों पर उतरने लगते हैं, नानावटी के लिए जो कैंपेन चलाए जाते हैं। अब कैंपेन इतना तगड़ा चलता है कि पूरी सरकार जो है वो नानावटी को बचाने में लगी हुई थी। इवन सरकार क्या, जवाहरलाल नेहरू की बहन थी विजया लक्ष्मी पंडित, वो भी नहीं चाहते थे कि नानावटी को कोई भी सजा हो। अब यहाँ पे ये कारण क्या था? हमने बताया कि सरकार नहीं चाहती थी सजा हो, लेकिन उसके बाद भी सजा होनी थी, क्योंकि अगर सजा नहीं होती तो सिंधी जो कम्युनिटी थी वो नाराज हो जाती। उस वक्त कहते हैं कि सिंधी समाज के जो एक नेता थे, फ्रीडम फाइटर भी थे, उनका नाम था भाई प्रताप। भाई प्रताप को जो है फर्जी लाइसेंस के केस में जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब इनको गिरफ्तार किया जाता है तो अब जो सिंधी कम्युनिटी थी वो माफी की अर्जी डालती है कि इतना बड़ा तो चीज नहीं है कि आप इनको गिरफ्तार कर लें। फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं और सिंधी समाज के नेता भी रहे हैं और इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। विजया लक्ष्मी पंडित जो थी वो, उनके दिल में भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर था नानावटी को लेकर। अब इनके पास एक चॉइस थी कि सिंधी समाज अगर भाई प्रताप को बचा सकता है तो अगर अब हम मानिकशॉ नानावटी को रिहा कर देते हैं तो इनमें बराबर की बात है। फिर इसके बाद एक ट्विस्ट और आता है कि जो मैनी थी, मैनी जो कि प्रेम आहूजा की सगी बहन थी, वो एक लेटर लिख के देती है उस वक्त की राज्य सरकार को, गवर्नर को, कि अगर मानिकशॉ नानावटी को माफ कर दिया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं उसके दिल में भी जो है मानिकशॉ नानावटी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर था। या सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए भी हो सकता है कि उस वक्त के बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे, जनता का रुख जो था वो मानिकशॉ नानावटी की तरफ था, उनका बिजनेस भी डूब सकता था, बहुत से कारण हो सकते हैं। उस वक्त जो है इस केस को या दोनों पक्षों में जो जब समझौते की बात आई तो जो उस वक्त वकील के तौर पे, सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पे उभर रहे थे राम जेठमलानी, आपको याद होगा कि कई जो है इवन कहते हैं कि अफजल गुरु और कसाब के केस भी जो है राम जेठमलानी ने लड़े। कहते हैं कि इसके बाद जो है विजय लक्ष्मी पंडित एक फैसला देती है कि अगर हम रिहा करेंगे तो दोनों को एक ही डेट पर रिहा करेंगे। अब यहां पर सवाल ये था कि पारसी कम्युनिटी तो वैसे भी कुछ नहीं कर रही थी, सिंधी कम्युनिटी भी कहीं ना कहीं खामोश हो चुकी थी। खामोशी का कारण ये भी था कि तुम्हारे भी एक नेता ने जो है गलत काम किया था और अगर सजा मिलेगी तो फिर दोनों को मिलेगी। कहते हैं कि जब तक कोर्ट का ट्रायल चला तब तक तो मानिकशॉ नानावटी को जो है एक गेस्ट हाउस में रखा गया, बाकायदा उनकी पूरी देखरेख किया गया। उसके बाद लगभग 3 साल वो जो है जेल में रहे और फिर 17 मार्च 1964 को, 3 साल के बाद जो है उनको लगभग 6 साल तक ये सब चलता रहा। 3 साल जेल में रहे, 3 साल लगभग ट्रायल चलता रहा जब उन्हें गेस्ट हाउस में रखा गया। उसके बाद इनको रिहा कर दिया जाता है। रिहा होने के बाद जो है ये कुछ समय तक तो नॉर्मल रहते हैं, उसके बाद ये देश छोड़ देते हैं। कहते हैं जब से इन्होंने देश छोड़ा तब से ये कभी सामने नहीं आए। कुछ समय पहले ये खबर आई कि उनकी डेथ हो गई और उनकी सिल्विया अभी भी शायद हूं
और लेकिन कभी भी ना तो मीडिया ने भी कोशिश की उनसे बात करने के लिए, लेकिन कभी भी सामने नहीं आए। तो एक देश का होनहार सैनिक, नेवी का एक बेहतरीन कमांडर, कई बार ऐसी चीजें आ गई कि उनको देश छोड़ना पड़ा। छोड़ना पड़ा नहीं, उन्होंने अपनी मर्जी से छोड़ दिया कि उनके साथ जो सलूक हुआ या जो भी चीजें हुई, चाहे वो प्रेम आहूजा ने किया या इस देश के कानून ने किया, खैर सरकारों ने कहीं ना कहीं मदद की, लेकिन फिर आज तक कहते हैं कि उनकी फैमिली कहाँ पे है, कहाँ पे सिल्विया रहती हैं। अब तो बूढ़ी हो गई होंगी, काफी बूढ़ी हो गई होंगी, बच्चे बड़े हो चुके होंगे, हो सकता है उन्हें पता हो या ना भी पता हो, क्या पता। तो ये कहानी एक नेवी ऑफिसर की